गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर की सीरीज को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। इसमें हम लोग पढ़ चुका है कि वेक्टर क्या है, वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर आज पढ़ेंगे। और इसमें हम वेक्टर का 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताए थे जो किसी भी वेक्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जिसमें हमने पढ़ा चुके थे कि वेक्टर का एंगल कैसे निकाला जाता है, वेक्टर को किस प्रकार हम डायरेक्शन को हम बता सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे बता सकते हैं, ये सारे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास नहीं पढ़ा है तो जाएं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्रीवियस क्लास के लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को समझने के लिए उसके टाइप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है हमें, अगर उसके बारे में हमें नहीं पता है कि किस प्रकार का वेक्टर है, यह वेक्टर क्या कहना चाहता है, तो हम उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते हैं। अगर हमें उसके बारे में उसका सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता है तो उसके बारे में हम सब कुछ लिख सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर है, जो इक्वल वेक्टर नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि इक्वल वेक्टर बोलने का मतलब दोनों वेक्टर सेम होगा। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर सेम है? तो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वल वेक्टर में हमेशा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होना चाहिए। यानी कि मान लिया कि ये मेरा एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरा बी है। तो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों का अगर मैग्नीट्यूड और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो हम कहेंगे कि यह जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। इसका कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसमें देखते हैं कि यह जो है वेक्टर, मान लेते हैं ईस्ट की डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यह भी वेक्टर कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट की ओर डायरेक्शन में। और हम ये प्रीवियस सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से निकाला जाता है, उसके लेंथ से निकाला जाता है। तो ये वेक्टर का ये एक लेंथ हो गया, ये वेक्टर का लेंथ हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है। दोनों वेक्टर का लेंथ अगर सेम है तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब है कि इक्वल वेक्टर तो हम समझ गए। सेकंड आता है निगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या आता है? निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर के मतलब हम समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं। अब हमें आता है सेकंड है निगेटिव ऑफ वेक्टर। क्या होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर? इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर हमें दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, हमें कोई रिलेशन नहीं है कि कौन सा वेक्टर है, किस प्रकार का वेक्टर है। किसी भी प्रकार का वेक्टर है, पैरेलल, एंटी पैरेलल या इक्वल, किसी प्रकार का वेक्टर है। हमें सिर्फ मान लिया कि ये मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है, ये मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर को ही हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर निकालना है कि यह वेक्टर है, इसका निगेटिव वेक्टर क्या होगा। तो निगेटिव वेक्टर निकालने के लिए सिर्फ हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि अगर कोई हम वेक्टर ये वेक्टर दिया हुआ है, अगर हमें पूछ दिया जाए कि ये वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर है दिया हुआ, इस वेक्टर का पूछे कि इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यह जो वेक्टर है इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ये होगा।
ये वेक्टर, इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो, ये होगा। और ये जो डायरेक्शन चेंज करेगा, ये डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ये नहीं कि ये डायरेक्शन ईस्ट की ओर जा रहा है, इसी को हम ऐसे की ओर कर दिए, डायरेक्शन तो हम चेंज किए हैं, लेकिन यह अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। यह अगर ईस्ट की ओर जा रहा है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट होगा। यानी कि अगर ईस्ट की ओर जा रहा है, अगर हम वेस्ट की ओर एक डायरेक्शन के ओर एक वेक्टर बना देते हैं और उसका मैग्नीट्यूड हम कांस्टेंट रखते हैं, अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हैं और डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, तो ये हमारा जो वेक्टर वन मिला, ये वेक्टर हमें क्या मिला? निगेटिव वेक्टर, यानी कि निगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। इतना तो आप समझ गए होंगे कि निगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसमें हमें क्या समझ में आया कि निगेटिव वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वेक्टर हमें दिया हुआ है उसी वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड को सिर्फ उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है। मैग्नीट्यूड में हमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। अगर हमारा मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 5 रहेगा। अगर हमारा मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि कोई फोर्स का वेक्टर है, किसका वेक्टर है? फोर्स का, क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तब मान लिया कि कोई फोर्स है, ये मेरा बॉल है, ये मेरा बॉल है, इस बॉल पर एक फोर्स लगाया गया है ईस्ट की ओर। किधर किधर लगाया है? ईस्ट की ओर। अगर हम फोर्स लगाए हैं जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कितना का लगाएं? 5 न्यूटन का लगाएं। अगर हमें पूछा कि ये 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की ओर लगाएं, तो ये मेरा एक वेक्टर हो गया 5 न्यूटन और ईस्ट की ओर। अगर हम इसको क्या करते हैं? निगेटिव वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको हम अपोजिट कर देंगे, फिर ईस्ट की ओर छोड़कर वेस्ट की ओर कर देंगे, 5 न्यूटन का 5 न्यूटन ही रहने देंगे। इतना में कोई दिक्कत नहीं। हम इसे रफ कर लेते हैं, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। थर्ड जो आता है हमारा, वो आता है कोलिनियर वेक्टर। क्या आता है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, यह वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर कि यह वेक्टर जो होता है वो एक सेम लाइन में होगा, सेम लाइन में। मान लीजिए कि ये मेरा एक लाइन है, ये मेरा एक लाइन है। अगर मेरा कोई कोलिनियर वेक्टर, उसी को वेक्टर को बोलेंगे जो सेम लाइन में हो। मान लीजिए मेरा एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर ई है। ये सारे वेक्टर को हम देखते हैं तो क्या समझ में आ रहा है? सारा का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। इस सारा का मैग्नीट्यूड अलग है क्योंकि सारा का लेंथ अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, यानी कि वेक्टर अलग अलग हो गया। सारा वेक्टर अलग हुआ है, अलग अलग है, लेकिन सारा वेक्टर जो है वो एक ही लाइन में है। क्या लाइन चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। सारा ईस्ट की ओर तो ईस्ट की ओर जा रहा है, और ईस्ट की ओर जा रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन में जा रहा है, एक प्लेन में नहीं जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है। यहाँ याद रखिएगा, लाइन एंड प्लेन अलग अलग होता है। यानी कि ये सारा जो वेक्टर है जो एक लाइन में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ये एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर जो है एक ही लाइन में जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर को बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। अब आता है कोप्लेनर वेक्टर। इसके बाद क्या आता है? कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है कि कोलिनियर में हम क्या लिखे देखें कि सारा वेक्टर एक ही लाइन में रहेगा, लेकिन कोप्लेनर में सारा वेक्टर जो रहता है एक प्लेन में रहता है, एक प्लेन में रहता है। इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ये में क्या रहता है कि सारा जो वेक्टर रहेगा एक प्लेन में रहेगा। एक प्लेन बोलने का मतलब, प्लेन उसी को बोलते हैं जो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो। यानी ये मान लिया कि ये 2D मेरा फिगर है, तो इसमें अगर ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, तो ये जो मेरा एक प्लेन बना है इसी में एक वेक्टर रहना चाहिए। यानी कि मान लिए ये एक मेरा एक वेक्टर हो गया, ये मेरा एक वेक्टर हो गया, ये कोप्लेनर वेक्टर हो गया। कौन सा वेक्टर हो गया? कोप्लेनर। क्यों कोप्लेनर हुआ? क्योंकि यह एक प्लेन में है, एक प्लेन में है। प्लेन बोलने का मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, तो ये मेरा देखिए एक बुक है, ये एक बुक है। ये बुक में क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है और ब्रेथ है। तो ये लेंथ को अगर हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ब्रेथ को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो ये जो मेरा ये ऊपर वाला जो पोर्शन आप लोग को नज़र आ रहा है, ये एक प्लेन है। क्या है?
प्लेन। तो इसी प्लेन में अंदर जितना वेक्टर आएगा, मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, ये एक हो गया मेरा, ये मान लीजिए ये एक वेक्टर हो गया, और सेकंड वेक्टर एक और मान लिए कि ये एक मेरा सेकंड वेक्टर हो गया, ये 2 वेक्टर हो गया। अभी देखिए ये दोनों वेक्टर कहाँ है, एक प्लेन में है या नहीं है, एक प्लेन में है। इसी वेक्टर को हम कैसे भी कर देते हैं, ऐसे कर दिए, ये दोनों अलग अलग वेक्टर हो गया, ये भी प्लेन में है। अगर ये 3 वेक्टर कर देते हैं तो ये भी क्या है, एक प्लेन में ही है। तीनों वेक्टर क्या है, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में है, इसलिए ये तीनों वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। यानी कोप्लेनर वेक्टर में क्या होना चाहिए, कोप्लेनर वेक्टर में ऑल वेक्टर्स बिलोंग्स टू इन अ प्लेन। यानी कि अगर सारा वेक्टर एक प्लेन में बिलोंग्स कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन से राइज होता है कि क्या सारा 2D वेक्टर में सारा वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है कि ये मेरा एक वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये कहीं पर भी रख देंगे, 2 वेक्टर को कहीं पर भी रख दें, किसी भी तरह में रख दें 2D में, तो हमेशा कोप्लेनर में रहेगा। जैसे कि ये ले लेते हैं, यही दोनों था, ये वेक्टर है, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। इसे किसी भी प्लेन में हम फिट कर दे सकते हैं, जैसे इसी प्लेन में फिट कर दिए, हो गया फिट। इसको ऐसे रखते हैं अगर हम ऐसे इस तरह से, तो इसको देखो तो ये भी एक प्लेन में फिट हो गया। यानी कि ये हमेशा इसे किसी प्रकार के रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ये प्लेन में फिट हो गया, ये हमेशा एक प्लेन में फिट हो जा रहा है। यानी ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, कोप्लेनर वेक्टर है। अब आता है इसके बाद पैरेलल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अगर आपको सारे वेक्टर के सारे प्रकार की जानकारी है तो आप उसी के अनुसार अपना जो न्यूमेरिकल्स रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है पैरेलल वेक्टर। कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो पैरेलल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो अपने से एक दूसरे से क्या रहे, पैरेलल में रहे। पैरेलल बोलने का मतलब क्या होता है कि वो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस है जो हमेशा हर एक टाइम पर कांस्टेंट रहे। ये मेरा एक कांस्टेंट हो गया, ये हो गया मेरा डिस्टेंस, ये वेक्टर के बीच के, मान लीजिए एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर के बीच के ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर ये डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर ये डिस्टेंस हुआ। ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर यह डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो हम नहीं कहेंगे कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर में ये नहीं हम बोल सकते कि मैग्नीट्यूड को हम कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड आप छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक मैग्नीट्यूड ले लिए छोटा वाला, ये छोटा मैग्नीट्यूड हो गया, या ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो गया, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके बीच के डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर है तो हम कहेंगे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है। अब आता है एक एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है कि एक वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल तो होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। यानी कि अगर एक का डायरेक्शन ईस्ट की ओर है तो दूसरा की डायरेक्शन वेस्ट की ओर होना चाहिए। अगर एक नॉर्थ की ओर है तो दूसरा साउथ की ओर होना चाहिए। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन इधर की ओर जा रहा है, मान लेते हैं ये ईस्ट की ओर है, तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट की ओर। क्या हो जाएगा, वेस्ट की ओर। तो ये दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है हमेशा, तो इसको बोल देंगे क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। इतना सभी को समझ में आ गया तो इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। आप लोग इसे एक बाय एक करके कॉपी में उतारते जाएं और लिखते जाएं। अगला वेक्टर जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर में क्या होता है कि सारा जो वेक्टर है, कितना भी वेक्टर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कितना भी वेक्टर है, लेकिन सारा वेक्टर एक पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, एक पॉइंट से ही निकलना चाहिए, या एक पॉइंट पे ही मिलना चाहिए। मान लीजिए ये मेरा एक वेक्टर है, ये वेक्टर एक इधर की ओर गया, ये वेक्टर इधर की ओर गया,
ये वेक्टर इधर की ओर गया, ये वेक्टर इधर की ओर गया। देखते हैं यहाँ सारा वेक्टर कहाँ कहाँ है, सारा वेक्टर का टेल कहाँ है, कहाँ है, एक पॉइंट पर है। सारा वेक्टर का टेल एक पॉइंट पर है, लेकिन यहाँ पर सारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, क्योंकि सारा वेक्टर का लेंथ अलग अलग है। यानी कि इसमें हम क्या समझें, इस कॉन्करेंट वेक्टर उसी वेक्टर को कहेंगे जिसमें हमें हमेशा एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से निकलना चाहिए, या एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए। यानी सिर्फ एक सिंगल पॉइंट रहना चाहिए सिर्फ। यानी कि अगर इसमें हम मैग्नीट्यूड को किसी भी प्रकार का गणना नहीं किया जाता है, मैग्नीट्यूड आप अलग लें या सेम लें या कैसा भी लें। अगर मैग्नीट्यूड आप सेम लेते हैं तो भी सही है, अगर मैग्नीट्यूड आप अलग अलग लेते हैं तो भी सही है। यानी सिर्फ कॉन्करेंट वेक्टर में कहा जाता है कि वेक्टर जो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो या एक पॉइंट पे मिले, यानी कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। देखो तो सारा का एक कॉमन पॉइंट है, सारा एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, तो मिल रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन अगर एक पॉइंट है तो इसको हम क्या कौन सा बोलेंगे, कॉनकरेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर। इतना आप लोग को समझ में आ गया है, इतना आगे समझ गया है तो लिख ली हो गई इतना। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर, अगले टाइप के वेक्टर की ओर। अब इस वेक्टर में है, अगला वेक्टर है नल वेक्टर। नल वेक्टर जिसको हम जीरो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जीरो वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये नल वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है कि ये वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, विच मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब जीरो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, यानी कि वेक्टर जिसका लेंथ नहीं हो, लेंथ नहीं हो, यानी लेंथ नहीं हो। जब लेंथ नहीं होगा तो उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। यानी कि नल वेक्टर, यानी मान लीजिए ये लेंथ है, ये मेरा वेक्टर है, इसका कुछ लेंथ है, तो ये नल वेक्टर नहीं हुआ क्योंकि इसका कुछ लेंथ है। जब इस लेंथ को घटाते 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 अगर हम पॉइंट या जीरो वेक्टर ले लाते हैं, हम नल कर देते हैं, यानी एक पॉइंट लाइक जो ये पॉइंट जो आप लोग को दिख भी नहीं रहा होगा, यही है क्या, जीरो वेक्टर। यानी कि जीरो वेक्टर में क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड उसका कुछ नहीं होता है। यानी कि ये वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब यहाँ पर एक अति उठता है कि नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। जब ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, इसका हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसका हम एरो तो नज़र नहीं आएगा, तो हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो इसमें होता है कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्ररी होता है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी होता है, यानी कि कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसका कोई डायरेक्शन निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, जो देखते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट आपको हम कुछ सहूलियत के लिए थोड़ा बड़ा पार देते हैं कि ये मेरा जीरो वेक्टर है, मान लिए ये मेरा जीरो वेक्टर है, ये इधर की ओर भी जा सकता है, ये इधर की ओर भी जा सकता है, इधर की ओर, इधर की ओर, इधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसका कोई भी डायरेक्शन निश्चित नहीं है, क्योंकि ये तो जीरो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन कैसे हम बता सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्ररी होता है। समझ गए इतना। अब आता है लास्ट वेक्टर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर है, जो हमें आगे जितना भी चैप्टर पढ़ना है, सारे चैप्टर में इसका यूज होता है। ये इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। आते हैं हम लोग अब यूनिट वेक्टर पे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का क्या कार्य होता है, क्या वर्क करता है यूनिट वेक्टर, सारा अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अब आया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन, अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज वन। यानी कि जो वेक्टर, यानी कि कोई भी वेक्टर, मान लिए कोई भी वेक्टर ले सकते हैं हम, जिसका मैग्नीट्यूड अगर वन है तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। उसका क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में क्या होता है, यूनिट वेक्टर को हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप से दर्शाते हैं। अगर आई कैप बोलने का मतलब होता है यह एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, जे कैप वाई एक्सिस को डिनोट करता है, के कैप
जेड एक्सिस को डिनोट करता है। यानी कि अगर आई कैफ बाय आई कैफ जे कैफ एंड के कैफ इज यूनिट वेक्टर, ये बोल सकते हैं हम। आई कैफ जे कैफ एंड के कैफ इज यूनिट वेक्टर इज विच मैग्नीट्यूड इज 1। यानी कि आई कैफ जे कैफ एंड के कैफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसलिए किसी दूसरे वेक्टर में मान लिया कि ये वेक्टर क्या होता है कि ये वेक्टर मान लिया दिया हुआ है, किसी अन्य वेक्टर में अगर इसे गुना कर देते हैं तो कोई भी वेक्टर से गुना करेंगे 1 से तो 1 ही रहेगा, किसी में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए इसको हम बोला गया है यूनिट वेक्टर। अब एक यूनिट वेक्टर का क्या वर्क होता है? यूनिट वेक्टर का कुछ तो वर्क होता होगा ना, तो अभी यूनिट वेक्टर का क्या वर्क होता है? तो यूनिट वेक्टर का वर्क होता है गिव डायरेक्शन। क्या? गिव डायरेक्शन ओनली, यानी सिर्फ डायरेक्शन ही देता है, डायरेक्शन के ही बारे में बताता है। यानी कि डायरेक्शन के अलावा और कुछ यूनिट वेक्टर का काम नहीं रहता है। मान लिया जाए ऐसे हमें लिख दिए हैं 5i। 5i बोलने का मतलब 5 तो हम जान रहे कि 5 ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर ये है जिसको लिख दिए हैं 5i। यानी ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये जो i है वो डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। और हम जानते हैं i है जो x डायरेक्शन को बताता है, j है बाई डायरेक्शन की बाई की ओर बताता है, बाई डायरेक्शन की ओर बताता है, और k है जो z की ओर डायरेक्शन बताता है। यानी कि यह 5i बोलने का मतलब कि 5 यूनिट है, 5 है जो 5 यूनिट क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो x डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। यानी इसका हो गया ये हो गया 5i, ये जो हो गया 5 मैग्नीट्यूड हो गया, ये x डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। यही अगर हम 5j लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 5 एंड वह उसका डायरेक्शन किधर है? इसका डायरेक्शन किसकी ओर है? इसकी डायरेक्शन बाई की ओर है। यानी कि इसका डायरेक्शन किधर है? बाई की ओर। ये हो गया मेरा 5j। अब 5k बोल दिया, 5k अगर बोल दें 5k तो इसका मतलब होता है 5k कैफ का मतलब होता है कि वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 5 एंड हुज डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द जेड एक्सिस। किसके दी ओर? जेड एक्सिस की ओर उसका डायरेक्शन हो। अगर कोई भी फैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वह जेड डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे 5k कैफ। समझ रहे हो ना? यानी कि k कैफ, j कैफ, i कैफ कुछ नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है? सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अलावा और कुछ इसका कार्य नहीं है। अब ये इतना समझ गए होगे तो यहाँ पर हम एक और चीज़ बताना चाहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी में बदलना है तो सिर्फ उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम 5 लिख दिए या 8 लिख दिए, 8 लिख दिए, ये जो 8 है ये तो स्केलर है, इसके में कोई डायरेक्शन है? नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए 8i या 8j या 8k, किसी चीज़ से यूनिट वेक्टर से जब हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी में बदल जाता है। कौन सा क्वांटिटी में बदल जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि ये i, k एंड j क्या बताता है? हमें मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। यानी ये मैग्नीट्यूड हमें बता दिया, ये नहीं सॉरी i, j एंड k डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। और ये 8 जो दिया हुआ है ये हमारा मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और जब हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिला हुआ है तो हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। यानी वेक्टर क्वांटिटी वही क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इतना समझ गए होंगे तो इसे उतारें, आगे बढ़ते हैं। इतना उतार लिए होंगे तो हम इसे रफ करते हैं। ये इतना जो हम पढ़े अभी तक, ये हम अभी पढ़े टाइप्स ऑफ वेक्टर। इतना ही टाइप का वेक्टर होता है और इससे ज़्यादा वेक्टर नहीं होता है। अगर आप टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ गए हैं तो आपको आगे की न्यूमेरिकल्स बनाने में सहायता होगी। जैसे इसको न्यूमेरिकल्स को बताने के पहले हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन के बारे में बताना चाहते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। वेक्टर एडिशन, जो वेक्टर एडिशन होता है 2 टाइप का, 2 तरह से हम कर सकते हैं वेक्टर एडिशन। पहला ग्राफिकल मेथड से, सेकंड हम कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड से।
अब एक ग्राफिकल मेथड एंड एनालिटिकल मेथड क्या होता है कि ग्राफिकल मेथड होता है कि वह मेथड, ग्राफिकल मेथड वैसा मेथड होता है जिसमें हम ग्राफ के सहायता से बताते हैं कि आपको ग्राफ की तरह ग्राफ पार देंगे, वेक्टर पार देंगे, उसके अनुसार आपको बताना है कि क्या होगा, इसका एडिशन होगा। 2 वेक्टर पार देंगे, उस वेक्टर का क्या एडिशन होगा। 5 वेक्टर पार देंगे, उस वेक्टर का क्या एडिशन होगा। यानी एडिशन बोलने का मतलब रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा। मान लिया कि ये मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है छोटू ऐसे, ये मेरा एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, ये 2 वेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों वेक्टर मूव कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर का एडिशन हमें निकालना है। क्या निकालना है? एडिशन। तो ये दोनों वेक्टर का एडिशन क्या होगा, तो इसी दोनों वेक्टर का जो एडिशन होता है वही हमें कराता है रिजल्टेंट। यानी वेक्टर एडिशन से प्राप्त जो हमें वेक्टर मिलता है, वेक्टर को 2 वेक्टर है, वो दोनों वेक्टर को हम जोड़ते हैं, जोड़ने से जो हमारा तीसरा वेक्टर मिलता है वही तीसरा वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर। अब हो गया कि अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड को। अब है कि वेक्टर एडिशन जो होता है 3 लॉ पे डिपेंड करता है। वेक्टर एडिशन 3 लॉ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट लॉ को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड बोलते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ये 3 लॉ के माध्यम से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। या तो हम ट्रायंगल लॉ को यूज करके वेक्टर को ऐड करें, या पैरेललोग्राम लॉ को यूज करके वेक्टर को ऐड करें, या पॉलीगन लॉ को वेक्टर को पॉलीगन लॉ का यूज करके वेक्टर को ऐड करें। अब हमें यह सीखना है कि कब कौन सा रूल को अप्लाई करेंगे, कब हम ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करेंगे, कब हम पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई करेंगे, कब हम पॉलीगन लॉ को अप्लाई करेंगे। और हमें यह भी पढ़ना है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर दिया हुआ रहे, कोई भी 2 वेक्टर, अगर वह 2 वेक्टर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड की ओर रहे, किसी भी ट्रायंगल के, यही ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल उसी को बोलते हैं जो तीनों साइड से घिरा हुआ रहे। अब है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ रहे, अगर वेक्टर का 2 वेक्टर है और दोनों वेक्टर अगर ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये मेरा वेक्टर ए हो गया, मान लिए ये मेरा वेक्टर बी हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मान लीजिए ये मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा वेक्टर बी हो गया। ये अगर 2 वेक्टर अगर ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए तो एक साइड ये हो गया ट्रायंगल का, एक साइड ये हो गया ट्रायंगल का, और इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पर गौर से सुनिएगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, कौन सा ऑर्डर में हो? सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर बोलने का मतलब हेड हमेशा टेल से मिला हुआ रहेगा, हेड हमेशा टेल से मिला हुआ रहेगा। ये देखिए तो वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर बी के टेल से मिला हुआ है, यानी कि अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे सेम ऑर्डर। इसे हम क्या बोलेंगे? सेम ऑर्डर। यानी कि अगर कोई 2 वेक्टर ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट करे और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, यानी कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल से जुड़ा हुआ हो, तो उस वेक्टर के ये जो वेक्टर है, तो इस ट्रायंगल के थर्ड जो साइड होगा, ट्रायंगल का थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा।
यानी ट्रायंगल का थर्ड साइड रहेगा जो हमें बताएगा क्या, वेक्टर एडिशन बताएगा कि ये दोनों वेक्टर को ऐड करने पर कितना हमें मिल रहा है। यानी यहाँ पर बढ़िया से समझें कि अगर कोई दो वेक्टर है और ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम ऑर्डर में हो, तो उस ट्रायंगल के उस ट्रायंगल के थर्ड साइड हमें रिजल्टेंट को बताता है, रिजल्टेंट वेक्टर बताता है, यानी कि दोनों वेक्टर को ऐड करने पे कितना वेक्टर हमें मिलने वाला है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर भी और भी जानना जरूरी है कि ये जो थर्ड साइड वाला होना चाहिए वो अपोजिट, वो डिफरेंट ऑर्डर में होना चाहिए। कौन सा ऑर्डर में होना चाहिए? डिफरेंट ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि हेड से जुड़ा हुआ होना चाहिए और टेल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ देखिए, हेड, थर्ड साइड का हेड सेकंड साइड के हेड से जुड़ा हुआ है, थर्ड साइड का टेल फर्स्ट साइड के टेल से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये ट्रायंगल का फर्स्ट साइड है, ये ट्रायंगल का सेकंड साइड है, ये ट्रायंगल का थर्ड साइड है। तो फर्स्ट साइड का टेल थर्ड साइड के टेल से जुड़ा हुआ है, थर्ड साइड का हेड सेकंड साइड के हेड से जुड़ा हुआ है, यानी यह डिफरेंट ऑर्डर में है। कौन सा ऑर्डर में है? डिफरेंट ऑर्डर में है। अब यहाँ पर देखें सेम ऑर्डर में है, ये फर्स्ट साइड का हेड सेकंड साइड के टेल से जुड़ा हुआ है और सेकंड साइड का टेल फर्स्ट साइड के हेड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यहाँ से लिख लें, अगर आपको लिखना है तो लिख लें, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू sides of a triangle which magnitude and direction is in same order, then third side of triangle which, यहाँ पर इसके ऊपर लिख देते हैं, इसके बाद ऊपर लिख देते हैं थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल which magnitude and direction is in different order, is called resultant factor. Resultant vector of that two vector. इतना तो आप समझ गए होंगे कि रिजल्टेंट कोई ट्रायंगल का, कोई भी दो वेक्टर का ट्रायंगल लॉ का यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो किस प्रकार हम उसके रिजल्टेंट वेक्टर को निकाल कर इसका मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं और किस प्रकार हम पैरेललोग्राम लॉ को वेक्टर को यूज करते हैं, कब पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं और कब पॉलीगॉन लॉ को यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।